नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रविकांत चतुर्वेदी और आपका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा इंडिया के इस मंच पे। और यहाँ पे हम जुड़ रहे हैं कुछ चीजों के साथ। जैसे हमने कहा, उत्तरदान की स्थिति को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग प्रयासरत थे कल, तो टेक्निकल दिक्कत थी, मुझे बीच में रोकना पड़ गया था। कोई नहीं, आज हम इसको खत्म करते हैं, यानी कि मोखारी राजवंश के बारे में जो हम जानकारी आपसे शेयर कर रहे थे और वहां से जो सवाल बनते इससे मोखारी राजवंश से, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जब मोखारियों की यात्रा हम शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं ईशान वर्मा का, जिसका कार्यकाल हम पाते हैं कि 550 से 574 ईस्वी दिखाई पड़ता है। उसके बाद जो दूसरा प्रमुख का जो शासक है वो है ईशान वर्मा के बाद सरवर्मन, जो 576 से स्टार्ट होकर 580 तक दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब 576 से 580 के मध्य में जो राजा आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा समझना होगा कि आखिर ये किस तरीके का शासक है या इसकी विधि क्या है। तो मैंने कहा था कि सर्ववर्मन मौखारी राजवंश में हम पाते हैं कि मौखारी राजवंश के अंतर्गत सर्ववर्मन को हम कहते हैं कि ये बहुत ही दूसरा और महानतम शासकों की श्रेणी में यह भी खड़ा होता है, यानी दूसरा महान शासक। इसके बारे में मैंने कल आपसे बात किया था, दूसरा महान शासक। ठीक है, तीसरी चीज, अब इससे हम आगे बढ़े, देखते हैं कि ये दूसरा महान शासक क्यों, क्योंकि ईशान वर्मा की तरह यह भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। किसकी? महाराजा धीराज, मतलब किंग ऑफ किंग्स। ठीक, राजाओं का राजा, सामंती व्यवस्था है ना यहाँ, इस चीज को भी हम समझेंगे। दूसरी चीज हम देखते हैं कि इसके आगे हम लोगों ने पाया था कि अनेक सिक्के असीरगढ़ से इसके प्राप्त होते हैं, एक मुहर भी प्राप्त होती है असीरगढ़ से। तो हमने इसमें एक चीज और लिखा था कि असीरगढ़ सिक्के व मुहर प्राप्त किसकी? सर्ववर्मन। ठीक है, दूसरी चीज हमने कहा था कि सर्ववर्मन ने मगध के उत्तर गुप्त शासकों को पराजित भी किया था। उत्तर गुप्त शासकों को इसने पराजित भी किया था। ठीक है, दूसरी चीज, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम कुछ और देखते हैं। हमने कहा था कि एक देवबर्नाक अभिलेख है और एक है नालंदा अभिलेख। इन दोनों का संबंध सर्ववर्मन से, देव बर्नाक अभिलेख और नालंदा अभिलेख। जो प्राचीन शासक हैं उनके अभिलेखों पे हमें नजर रखनी होती है, क्योंकि अभिलेखों से सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा अभिलेख किस शासक का है या उससे कौन जुड़ा हुआ है। ठीक, और वहां पे किस चीज की जानकारी मिलती है। तो हमने कहा कि देवबर्नाक अभिलेख और नालंदा अभिलेख का संबंध सर्ववर्मन से है और सर्ववर्मन के राजकीय उपाधियों की चर्चा इसमें की गई। किसकी? राजकीय उपाधियों की चर्चा, कि उसकी कौन कौन सी उपाधि थी। किसकी? सर्ववर्मन की। ठीक, अब इसके हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजें और हमें दिखाई पड़ेंगी। हम पाएंगे कि सर्ववर्मन ने पुष्यभूतियों के साथ मिलकर पश्चिमी सीमा पर हुणों को पराजित किया था। तो पुष्यभूति कौन है? तो वही पुष्यभूतियों के साथ, यानी कि हर्षवर्धन का पिता प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन का भाई, ठीक, और एक पुत्री राज्यश्री। तो हम पाते हैं कि ये पुष्यभूतियों की सहायता से इसने पश्चिमी सीमा पर हुणों को पराजित किया। ठीक है, क्या करता है ये हुणों को पराजित करता है। हुण, ध्यान रखिएगा, हुण मतलब सब हुण कुशाण, ठीक, उनको पराजित करता हुआ ये दिखाई देता है। अब इसके आगे जिस शासक की चर्चा हम कर रहे थे उसका नाम है क्या? अवंती वर्मन।
यानी कि सर्ववर्मन के बाद का शासक, जरा उसको देखते हैं। अवंती वर्मन, अवंती वर्मन का जब हम कुछ प्रोडिक्शन ऐतिहासिक तौर पर जब करने के लिए हम लोग साक्ष्यों का सहारा लेते हैं, कई लिखित ग्रंथों का सहारा लेते हैं, अभिलेखों का सहारा लेते हैं, तो हम कहते हैं कि यह मौखारी राजवंश का अंतिम शक्तिशाली शासक है। मौखारी राजवंश का अंतिम शक्तिशाली शासक है, अंतिम शक्तिशाली शासक, ठीक है। दूसरी चीज, प्रभाकर वर्धन ने अपने पुत्री राजश्री का विवाह, हम पाते हैं कि अवंती वर्मन का ही एक बेटा है जिसका नाम है ग्रह वर्मन। यहां लिख लेंगे प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह अवंती वर्मन के पुत्र ग्रह वर्मन से किया। और प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम इतिहास में काफी फेमस है, पुत्री भी, कारण यह है कि ग्रह वर्मा की हत्या की जाएगी गौड़ नरेश शशांक के द्वारा, जो बंगाल का शासक है, वो भी उत्तर की 4 शक्तियों में एक है, गौड़ नरेश शशांक, ठीक। तो इसकी पुत्री जो है उसका नाम है राज्यश्री। क्या नाम था? राज्यश्री, इसकी पुत्री का नाम था। किसके? हर्षवर्धन की बहन है, प्रभाकर वर्धन की पुत्री है। और प्रभाकर वर्धन के 3 संतान, हर्षवर्धन जो सबसे छोटा है, उससे बड़ा है राज्यवर्धन और राज्यश्री और हर्षवर्धन, ये 3 इसकी संतान है, 2 भाई और 1 बहन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इस संबंध में राजकुलों को एक दूसरे के निकट लाने में एक बड़ी महती भूमिका अदा की। और उत्तर भारतीय राजनीति में थानेश्वर और कान्यकुब्ज को हम पाते हैं कि ये जो एरिया था ये सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन गया। तो देखते हैं कि इसके काल में छत्र का निर्माण किया गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो संबंध बने, इससे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी जो पहले से चली आ रही थी, उससे इन संबंधों के बनने से वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और तीव्र हो गई। क्योंकि जब 2 राजवंश आपस में जुड़े तो जो तत्कालीन अन्य क्षेत्रीय भारतीय राजवंश थे उन्हें भी आपस में जुड़ने या संगठित होने की प्रेरणा मिल गई। और इन दोनों राज्यों में हम पाते हैं कि उसी के फलस्वरूप एक अन्य राज्य इन्हीं के तर्ज पे, जैसे उत्तर गुप्त के या उत्तर गुप्त जो शासक है मालवा के और बंगाल का जो शासक है गौड़ नरेश शशांक, इनको आपस में जुड़ने का मौका मिलता है, ठीक। इन्हीं के तर्ज पर जैसे कि मौखारी और वर्धन वंश के लोग जुड़े, उसी तरीके से हम पाते हैं कि मालवा के जो गुप्त हैं और बंगाल का जो गौड़ नरेश शशांक है, इन्होंने भी आपस में गठजोड़ किया ताकि इनके मुकाबले का प्रतिकार किया जा सके या किसी भी तरीके की सैन्य कार्रवाई का उचित जवाब ये लोग दे सके, ठीक है। दूसरी चीज, इन दोनों राज्यों में मैत्री बढ़ी और इस समय 2 गुट स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आते हैं। यानी कि यहां लिख लेंगे कि तत्कालीन भारतीय राजनीति में ठीक, ये जो पहला गुट है, ठीक, ये पहला गुट किसका है? तो हम कहेंगे कि ये उत्तर गुप्त और गौड़ का शशांक, कौन? उत्तर गुप्त तथा गौड़ नरेश शशांक, ठीक। फिर दूसरा हम पाते हैं मौखारी
मौखारी राजवंश तथा वर्धन वर्धन राजवंश या थानेश्वर भी इसको लिख सकते हैं, थानेश्वर राजवंश। ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या होता है, जुड़ने का मौका मिलता है। ठीक, अब अगला शासक जो बनता है वो बनता है ग्रहवर्मन। ठीक, अवंती वर्मन का उत्तराधिकारी है ग्रहवर्मन, जिसका कार्यकाल 600 से 605 तक, बहुत अल्पकाल है क्योंकि इसकी हत्या गौड़ नरेश शशांक के द्वारा की जाएगी। यह मौखारियों का अंतिम शासक था। कौन? ग्रहवर्मन। देखते हैं जरा उसको भी क्या है इसमें नया। ग्रहवर्मन, अब ग्रहवर्मन की जब बात की जा रही है तो एक चीज हमें समझना होगा कि ग्रहवर्मन को हमने पहले ही लाइन दी कि मौखारी राजवंश का अंतिम राजा। अंतिम राजा, ठीक है। इसके बाद मौखारी राजवंश में हम पाते हैं कि कोई राजा नहीं हुआ। शशांक और मालवा के उत्तर गुप्त शासकों ने, या उत्तर गुप्त शासक जो था शशांक का सहयोगी, उसका नाम था देवगुप्त। ठीक, तो हम पाते हैं गौड़ नरेश शशांक शशांक तथा मालवा का उत्तर गुप्त शासक जिसका नाम था देवगुप्त। क्या नाम था? देवगुप्त। इन दोनों ने, हमने पहले ही कहा था कि ये दोनों जुड़ गए थे पहले ही। ठीक, इन लोगों ने कन्नौज पर आक्रमण कर ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। हत्या कर दी। अब ये जो ग्रहवर्मन है ये रिलेटिव है किसका? थानेश्वर के वर्धन वंश का, यानी कि यह पति है राज्यश्री का। ठीक, राज्यश्री कौन है? हर्षवर्धन की बहन है। ठीक, दूसरी चीज हम देखते हैं कि ग्रहवर्मन की हत्या की जाती है और ग्रहवर्मन की जो पत्नी है राज्यश्री, उसे कैद कर लिया जाता है। किसके द्वारा? देखिए इतिहास में ये सामान्य घटना दिख रही है, एक नॉर्मल घटना, लेकिन इस घटना ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दे दी थी। ध्यान रखिएगा, दो राजवंश जुड़ेंगे और अपनी बहन के राज्य को भी हर्षवर्धन के द्वारा संचालित किया जाएगा, और हम पाएंगे कि महोदय श्री या कन्नौज या कान्यकुब्ज की महत्ता यहीं से बृहद स्तर पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि ग्रहवर्मन मारा गया और ग्रहवर्मन की पत्नी है राज्यश्री, राज्यश्री को क्या किया गया? इन दोनों के द्वारा कैद कर लिया गया। किसके द्वारा? तो हम पाते हैं कि एक देवगुप्त है और एक गौड़ नरेश शशांक है। ठीक, यानी कि गौड़ नरेश शशांक और देवगुप्त दोनों की एक मिलीजुली कॉन्स्पिरेंसी है, और किसके खिलाफ है? ग्रहवर्मन के खिलाफ। ग्रहवर्मन की हत्या और उसकी पत्नी को क्या करना? कैद करके डाल देना। राज्यश्री चूंकि जो ग्रहवर्मन की पत्नी थी, अभी ये निसंतान थी। क्या थी? निसंतान, यानी कि इसका कोई भी पुत्र या पुत्री या उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक, तो यह एक और चिंता वाली बात हो गई कि आखिर पुत्र पुत्री नहीं है तो आखिर उत्तराधिकारी कौन होगा, और राजा की भी क्या हो गई? हत्या हो गई। बुखारी राजवंश का संभवतः अंत 1605 ईस्वी में पूरी तरीके से क्या हो जाता है? हो जाता है। फिर हम पाते हैं कि मौखारी राजवंश का जब अंत हुआ तो बाद में हर्षवर्धन और मौखारी राज्य को एक करके कन्नौज पर शासन किया जाने लगा। ठीक, तो यहीं से लिखेंगे कि बाद में हर्षवर्धन के द्वारा
एक कर दिया गया, ठीक है। और उनका सम्मिलित शासन किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक। अब इसमें एक अन्य नाम भी मिलता है सुचंद्र वर्मन। सुचंद्र वर्मन को मौखारियों का अंतिम शासक कहा गया। अब यहाँ पे मौखारी राजवंश का अंतिम राजा मैंने लिखा है, और इतिहास में ये ज्ञात होता है कि मौखारियों में और भी कोई था जो इस परिवार के इतर था, ठीक। और उसने भी कमान क्या की थी? संभाली थी। यानी उस व्यक्ति का नाम था सुचंद्र वर्मा। और सुचंद्र वर्मा का जो कार्यकाल है 647 से 664 का है। क्योंकि 647 तक के बाद का काल इसलिए है क्योंकि हर्ष का काल 606 से 647 है। यानी कि जब तक हर्षवर्धन जीवित रहा उसने कन्नौज की सत्ता को अपने अधीन रखा, यानी कि अपनी बहन का जो राज्य था उसमें भी, और अपना राज्य स्वयं यानी थानेश्वर के भी राज्य को उसने समान रूप से संचालित करने का कार्य किया। अब सुचंद्र वर्मा, देखते हैं कि सुचंद्र वर्मा कौन है। तो कहते हैं यह कन्नौज के मौखारी वंश का अंतिम शासक, और इसके बाद मौखारियों को जो स्वतंत्र अस्तित्व था, जो इनकी स्थिति थी स्वतंत्र रहने की, एक शासक की, हम पाएंगे कि सुचंद्र वर्मा के बाद ही क्या होती है? वो स्वतंत्र स्थिति समाप्त हो जाती है, राजनीतिक स्वायत्तता समाप्त हो जाती है, ठीक। अब यहां से सौराष्ट्र के मैत्रक जरा देखते हैं कि सौराष्ट्र के मैत्रक कौन है। देखिए भट्टारक ने, एक व्यक्ति है कौन? भट्टारक। ये जो आपके सम्मुख जो इतिहास अभी आ रहा है, यह इतिहास सौराष्ट्र एरिया का है। किस एरिया का है? सौराष्ट्र के मैत्रक। सौराष्ट्र का जो क्षेत्र है ये कहां पड़ता है? हम जानते हैं गुजरात का एरिया, ठीक, गुजरात का क्षेत्र है। तो हम देख रहे हैं कि सौराष्ट्र के क्षेत्र में एक मैत्रक राजवंश हो रहा है, और भट्टारक ने सौराष्ट्र में एक मैत्रक राजवंश की स्थापना की थी। तो किसने की थी? भट्टारक, इस राजवंश की स्थापना की। ठीक है, भट्टारक ने क्या किया था? इस राजवंश की स्थापना की थी। किसकी? सौराष्ट्र के मैत्रकों की। अब मैत्रक जो राजधानी है वो कहां है? हम पाते हैं मैत्रकों की राजधानी बल्लभी है। कहां है? बल्लभी। इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाई? बल्लभी में। और बल्लभी क्या था? तो तत्कालीन समय में बल्लभी शिक्षा और संस्कृति, व्यापार और वाणिज्य इनका मूल केंद्र था। यानी यह कह सकते हैं यह तत्कालीन समय में शिक्षा व संस्कृति, व्यापार तथा वाणिज्य का मूल केंद्र क्या था? मूल केंद्र था, ठीक है। शिक्षा व संस्कृति, व्यापार तथा वाणिज्य का क्या है? ये मूल केंद्र के रूप में दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब इससे हम आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि मैत्रकों ने सौराष्ट्र के क्षेत्र में काफी लंबे समय तक शासन या राज किया था। एक शासक हुआ था बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त के शासनकाल की स्थिति थोड़ी कमजोर थी, और उसी स्थिति का भट्टारक ने क्या किया था? ये बुद्धगुप्त का एक सामंत था, और भट्टारक ने बुद्धगुप्त की स्थिति को देखा कि धीरे धीरे क्या हो रही है? कमजोर हो रही है, और उसने इस कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर एक नवीन राजवंश की स्थापना की थी, जिसे इतिहास में सौराष्ट्र के मैत्रक के नाम से क्या किया गया है? संबोधित किया गया है। यानी हम पाएंगे कि यहां पर भट्टारक के द्वारा अपनी स्वतंत्र सत्ता अगर ज्ञात करें तो हम पाते हैं कि लगभग 475 ईस्वी में क्या की गई? स्थापित की गई। ऐसी सत्ता, स्वतंत्र सत्ता, यानी स्वयं को राजा घोषित कर देना। कब? 475 ईस्वी में। ऐसा प्रतीत होता है कि भट्टारक गुप्तों का एक अधीनस्थ प्रशासक या सामंत भी था। क्या है? भट्टारक गुप्तों का अधीनस्थ प्रशासक और सामंत। ये गुप्तों का भी ऐसा माना गया कि गुप्तों के साथ भी इसका जुड़ाव रहा, ठीक। दूसरी चीज, अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो राजधानी बल्लभी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसी ने बल्लभी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था, और उसका
जो पुत्र था जिसका नाम था ध्रुवसेन, ध्रुवसेन प्रथम, भट्टारक के पुत्र का नाम है ध्रुवसेन प्रथम। ध्रुवसेन प्रथम न भट्टारक का केवल पुत्र है, वरन हम यह भी जानते हैं ये जो मैत्रक है, मैत्रक राजवंश का सेनापति भी था, सेनापति। ठीक, और इन पिता पुत्र ने मिलकर सौराष्ट्र के मैत्रकों की स्थापना की। ठीक, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक शासक मिलता है। ठीक, हालांकि जैसा कि एक वृतांत है, प्राचीन का विषय है, यहाँ कयास लगाने वाली ज्यादा चीजें चलती हैं। ठीक है, तो हम पाएंगे कि भट्टारक ने जिस राजवंश की स्थापना की, हमने कहा उसको कि यह गुप्तों का सामंत जैसा दिखाई देता है, और इसने भी सेनापति का काम किया था, और इसका पुत्र है ध्रुवसेन प्रथम, वह भी मैत्रक राजवंश के सेनापति के रूप में ही रहता है। यानी यह सेनापति के रूप में ही अपने आप को स्थापित करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कहने को सेनापति थे, इनकी स्थिति एक स्वच्छंद या स्वतंत्र राजा की तरह थी। ठीक, यानी कि कहने के लिए हम मान रहे हैं कि नहीं, हम केंद्र को मानते हैं या हमसे बड़ा कोई है या हम किसी की अधीनता स्वीकार करते हैं, लेकिन व्यवहार में वो एक स्वतंत्र राजा की भांति प्रतीत होते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक, अब इसके आगे हम चलेंगे तो पाएंगे कि सौराष्ट्र के मैतकों में जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसने इस वंश को एक अलग आयाम दिया, जिसने अपने कार्यकाल में महाराज की उपाधि धारण की, और उसने संभवतः गुप्त राजा भानुगुप्त की मृत्यु के पश्चात अपनी पूर्ण स्वतंत्रता सौराष्ट्र के क्षेत्र में स्थापित की, उस व्यक्ति का नाम था द्रोण सिंह। जरा देखते हैं द्रोण सिंह कौन है। द्रोण सिंह, अब यहाँ पे द्रोण सिंह के बारे में दिया गया है, जरा समझते हैं। सबसे पहले ये द्रोण सिंह इस वंश का सबसे ये क्या है, प्रतापी शासक हुआ। ठीक, दूसरी चीज ये इसलिए भी क्योंकि यह महाराज की उपाधि धारण करता है। ठीक है, इसकी महाराज की उपाधि धारण करते हुए नजर आता है। नरसिंह गुप्त कहते हैं कि संभवतः गुप्त राजा भानुगुप्त की मृत्यु के पश्चात इसने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। क्या करेगा, स्वतंत्रता घोषित करेगा। ठीक, अब इसके हम आगे चले तो देखेंगे कि अपने आप को स्वतंत्र स्थिति में जब ले आया, उस समय गुप्त राजा भानुगुप्त थे, और उन्हीं के समय कमजोर स्थिति का लाभ उठाता है और द्रोण सिंह महाराजा की उपाधि धारण कर स्वयं शासन, सत्ता और संप्रभुता को अपने अधीन करने का प्रयास करता है। दूसरी चीज हम पाएंगे कि नरसिंह गुप्त बलादित्य ने परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उसकी स्वतंत्रता को क्या कर लिया था, स्वीकार भी कर लिया था। जो तत्कालीन शासक था नरसिंह गुप्त बलादित्य, वो जानता था कि द्रोण सिंह से लड़ना संभव नहीं है, इसीलिए वो क्या करेगा, इसकी स्वतंत्रता को मान्यता देता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर ध्यान जरूर रखेंगे कि किसने इसकी स्वतंत्रता को मान्यता दी, किस गुप्त शासक ने, तो नरसिंह गुप्त बलादित्य, जिसने क्या किया, इसकी स्वतंत्रता को मान्यता दिया। ठीक, अब इस समय एक बड़ी प्रॉब्लम है हुणों का आक्रमण। हम कहते हैं कि हुणों के पराभव और यशोवर्मन के अंत के बाद मैत्रकों को अपनी शक्ति का विस्तार का अवसर प्राप्त हो गया था, जिसका लाभ इन लोगों ने क्या किया, भरपूर रूप से उठाया। यानी एक पश्चिम से आने वाली जो शक्ति थी वो कौन थे, वो हुण थे, और दूसरी तरफ हम पाते हैं कि एक मालवा में शासक है यशोवर्मन, यशोवर्मन का भी अंत हो चुका था, यानी उसके बाद शासन काल समाप्त हो चुका था। यानी हुणों के आक्रमण
तथा यशोवर्मन की मृत्यु के बाद इसने समस्त क्षेत्र पर अपना अधिकार कायम किया। अब आक्रमण भी नहीं हो रहा था, हुणों के आक्रमण भी बंद हो गए और यशोवर्मन की मृत्यु भी हो गई। अब दोनों ही स्थितियों का क्या किया, मैत्रक राजवंश ने इसका लाभ उठाया और अपनी शक्ति का विस्तार इन्होंने किया। कहते हैं कि 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मैत्रकों की एक शाखा जो है वो पश्चिम में मालवा में राज करती है। कब? 6वीं शताब्दी में। ठीक है, ये एक शाखा है जो मालवा में भी दिखाई पड़ती है और हम जानते हैं कि यह उसके प्रभावशाली विस्तार का एक हिस्सा है। और हम जानते हैं कि ये जो मालवा में जो मैत्रक है इनको पश्चिमी मैत्रक भी कहा जाता है। पश्चिमी शाखा या पश्चिमी मैत्रक के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, पश्चिमी मैत्रक या पश्चिमी शाखा, और उसी ने क्या किया, मालवा पे शासन किया या राज किया। इनका क्या है, विस्तार लगातार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को समझेंगे। अब इसके आगे चलते हैं तो कुछ एक अन्य तथ्यों को भी हम समझने का प्रयास करते हैं, जोड़ने का उसको प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि मैत्रकों का पहला जो तिथि युक्त अभिलेख था। ठीक, अब चूंकि अभिलेख क्या है, ऐतिहासिक साधनों में सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जहां पे एंशिएंट इंडिया की बात की जाती है तो हमेशा अभिलेखों की तरफ आश्रित रहते हैं एक प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में। तो हम पाते हैं कि मैत्रकों का पहला तिथि युक्त अभिलेख गुप्त संवत 206, कब, गुप्त संवत 206 का है। इसमें एक शासक है जिसका नाम है ध्रुवसेन प्रथम। कौन? ध्रुवसेन प्रथम। उसको इस अभिलेख में महाराजा कहकर क्या किया गया, संबोधित किया गया। महाप्रतिहार, महादंडनायक या महाकार्तिक जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया। किसको विभूषित किया गया? तो हम कहते हैं कि मैत्रकों के, यानी कि मैत्रकों के प्रथम अभिलेख में इस तरीके की जानकारी है। और मैत्रकों का जो प्रथम अभिलेख है वो कहीं ना कहीं यह बताने में सक्षम है कि जो तत्कालीन शासक था, यानी जो ध्रुवसेन प्रथम था, तो ध्रुवसेन प्रथम की स्थिति क्या है? तो ध्रुवसेन प्रथम की स्थिति यह है कि वह तमाम तरीके की उपाधियों से खुद को विभूषित करता हुआ नजर आता है, जिसमें महाराजा, महाप्रतिहार, महादंडनायक या महाकार्तिक जैसी उपाधियों को लेता हुआ क्या है, नजर आता है। मैत्रकों का जो सबसे शक्तिशाली जो शासक था उसका नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। कौन था? यहां लिख लेंगे, मैत्रकों का सबसे शक्तिशाली ध्रुवसेन द्वितीय। ठीक, अब ध्रुवसेन द्वितीय है। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन से किया था और मैत्रक और वर्धन वंश को पुनः जोड़ने का प्रयास किया था। ठीक है, मैत्रकों का सबसे शक्तिशाली शासक ध्रुवसेन द्वितीय, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का, जिसकी अपनी पुत्री का विवाह मैत्रकों से या मैत्रकों के राजा ध्रुवसेन द्वितीय से क्या किया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये
मैत्रक राजवंश की प्रतिष्ठा है। और दो शक्तिशाली राजवंश जो पहले जुड़ रहे थे, हमने कहा था कि पहले वैवाहिक संबंध एक मूल हथियार है। हर एक वंश से हम देख रहे हैं राज्य विस्तार में वैवाहिक संबंधों का बहुत सहारा लिया गया, ताकि अपने क्षेत्रीय राजा को अपने समकक्ष जोड़ लेना और उससे क्या करना, वैवाहिक संबंध स्थापित करके राजनीतिक जो मंशाएं थी उसको पूरा करना। ये इस समय का एक सामान्य लक्षण के रूप में है। दूसरी चीज हम पाते हैं कि उसी के समय यानी ध्रुवसेन द्वितीय के समय चीनी यात्री वेनसांग बल्लभी की यात्रा करता है। किसके समय? ध्रुवसेन द्वितीय के समय चीनी यात्री वेनसांग बल्लभी की यात्रा करता है। ठीक है, और शासक कौन है उस समय? ध्रुवसेन द्वितीय है। अब हम पाएंगे कि ध्रुवसेन के पश्चात वंश में अन्य कई राजा होते हैं, लेकिन जो प्रताप, जो संप्रभुता, जो क्षेत्र विस्तार, जो शक्ति ध्रुवसेन द्वितीय के समय दिखाई पड़ती है, वो बाद के जो कई राजा हुए उनमें ये प्रकट नहीं होती। ठीक, इनमें एक और शासक होता है जो ध्रुवसेन द्वितीय के बाद के राजाओं में, वह है ध्रुवसेन चतुर्थ। तो कहते हैं कि ध्रुवसेन द्वितीय के बाद इस मैत्रक राजवंश में अगला शक्तिशाली शासक ध्रुवसेन चतुर्थ। ठीक है, अगला शक्तिशाली शासक। ठीक, अब यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि जो ध्रुवसेन चतुर्थ है इसको शक्तिशाली कहा गया। बीच में ध्रुवसेन द्वितीय के बाद तृतीय हुआ, उसका लोप हो गया, सीधा बात चतुर्थ की हो रही है, क्योंकि तृतीय में उतना दम नहीं था। चतुर्थ के समय कुछ राजनीतिक हलचल दिखाई पड़ रही है, परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा कि ध्रुवसेन के समय उत्तर भारत में किस तरीके की राजनीतिक हलचल है। ठीक, और यहां से प्रश्न की प्रवृत्ति क्या हो सकती है। देखिए, ध्रुवसेन चतुर्थ का हम कहते हैं कि उसका संघर्ष गुर्जरों से हुआ। किससे हुआ? इसका संघर्ष गुर्जरों से होता है। गुर्जरों से होता है। ठीक है, अब गुर्जरों से जब संघर्ष हुआ तो हम पाएंगे कि उसने संभवतः भड़ौस पर क्या किया? अधिकार कर लिया। किसने? गुर्जरों से संघर्ष कर ध्रुवसेन चतुर्थ ने। तो गुर्जरों से संघर्ष होता है और भड़ौच पे अधिकार। भड़ौच यह भी गुजरात का एक एरिया है। कौन? भड़ौच। तो भड़ौच पे क्या किया गया? इस संघर्ष में अधिकार कर लिया गया। नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसका संघर्ष गुर्जरों से हुआ और इस संघर्ष में ध्रुवसेन चतुर्थ ने भड़ौच का क्षेत्र क्या किया? प्राप्त किया या उसे मिला, यानी उसे जीत लिया। ठीक, अब दूसरी चीज यहां पर हम पाते हैं कि उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ध्रुवसेन द्वितीय के बाद मैत्रकों की गिरती हुई स्थिति को पुनः स्थापित करने के लिए। यानी कि हम पाते हैं कि ध्रुवसेन द्वितीय के बाद जो मैत्रकों की स्थिति लगातार भारतीय राजनीति में जो हास्य की तरफ जा रही थी, उस प्रवृत्ति को इस व्यक्ति ने पुनः बढ़ाने का प्रयास किया, पुनः उसे उठाने का प्रयास किया। किसने? ध्रुवसेन चतुर्थ ने। ये इसकी सबसे बड़ी क्या है? उपलब्धि है। फिर उसने यानी कि ध्रुवसेन चतुर्थ ने 645 से 50 के मध्य क्या किया था? शासन किया था। और इसकी उपाधियां परम भट्टारक के रूप में मिलती हैं। क्या मिलती हैं? परम भट्टारक, यानी यह गौरवमयी उपाधियों को अपने आप में विभूषित करता हुआ नजर आएगा। ध्रुवसेन चतुर्थ परम भट्टारक स्वयं को कहेगा, महाराजा धीराज स्वयं को कहेगा। यानी परम भट्टारक और महाराजा धीराज कहने का मतलब है कि यह इसकी स्वतंत्र स्थिति का भी परिचायक है। किसके? ध्रुवसेन चतुर्थ का। और हमने कहा कि इसका शासनकाल क्या है? तो महज बहुत ही कम दिन, यानी 645 से 650, लिख लीजिएगा, ये इसका शासनकाल है। ठीक, और
इसका संघर्ष गुर्जरों से संघर्ष तो भड़ौच का एरिया ले लिया। दूसरा, गुर्जरों की स्थिति का दमन करने के बाद इसने मौखारियों की जो शक्ति थी उसको, क्षमा करिए, मैत्रकों की जो शक्ति थी, मौखारी में मैत्रकों की जो शक्ति थी उसको पुनः उठाने का प्रयास किया, जो ध्रुवसेन द्वितीय के समय। ठीक है, अब हम पाएंगे कि चालुक्य, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के उदय और अरबों के आक्रमण के बाद हम पाएंगे कि मैत्रक की शक्ति नामात्र की बची रह गई, क्योंकि उस समय उत्तर भारत में चालुक्य, गुर्जर प्रतिहार शासक, दूसरी चीज राष्ट्रकूटों का उदय दक्षिण से, और इसी बीच में अरबों का आक्रमण, इन सारी परिस्थितियों ने मैत्रक जो राजवंश था, जो एक शक्तिशाली राजवंश था, उसकी शक्ति को नामात्र के लिए सिमटा कर रख दिया। और कालांतर में या बाद में अरबों के द्वारा वल्लभी पे क्या किया गया, आक्रमण किया गया और वल्लभी पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, इस तरीके से यह राजवंश भी समाप्त हो जाता है। अब इस क्रम में जो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है वह है हर्षवर्धन। जरा सा हर्षवर्धन को समझने का प्रयास करते हैं और वर्धन राजवंश की बात करते हैं। ठीक है, हर्ष और उसका काल। ठीक है, हर्ष और उसका काल। देखिए, गुप्त वंश ने बिहार और उत्तर प्रदेश में अपने सत्ता का केंद्र जो बनाया था उसको अब धीरे धीरे उन्होंने उत्तर पश्चिम की तरफ खिसकाना शुरू कर दिया। यानी यह वह काल था, हर्ष का काल जो है, यह वह काल है जब पाटलिपुत्र, जो मगध राजवंश के उत्थान के साथ और अशोक गुप्त उनकी यात्रा करते हुए सत्ता का जो केंद्र था, जो भारतीय क्षेत्र की मूल राजधानी थी, उसका क्षेत्र अब बदलने लगा। यानी पाटलिपुत्र की महिमा इस काल में कम होती है और उसकी जगह पे हम पाते हैं कि एक नए नगर की महिमा बढ़ती है, जो शिक्षा, संस्कृति, व्यापार, व्यवसाय, इन सब का केंद्र बन के उभरता है, जिसे कहा गया कान्यकुब्ज। इसी का नाम है महोदय श्री, और इसी को हम एक अन्य नाम कन्नौज के नाम से जानते हैं। ठीक है, कन्नौज। ठीक, कहते हैं कि हर्षवर्धन अंतिम भारतीय राजा था जिसने उत्तर भारत की राजनीति को जोड़ के रखने का प्रयास किया। जोड़े रखने का प्रयास किया। ठीक है, इसके बाद समस्त काल जो आएगा उसके बाद का, हर्ष के बाद के काल को जब त्रिपक्षीय संघर्ष से हम आगे पढ़ेंगे तो 750 से लेकर 1150 या 1200 तक के काल को विशुद्धानंद पाठक नहीं मिले होते तो कहते हैं इसे डार्क एज, अंधकार युग। ठीक, अंधकार युग क्यों? क्योंकि हिस्ट्री सोर्स की जो एबिलिटी है बहुत कम है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि इस काल में एक सही तरीके की केंद्रीकृत सत्ता का अभाव दिखाई पड़ता है, जैसा कि पूर्व में था। मैंने कहा कि यह अंतिम भारतीय राजा है जिसने उत्तर भारत की राजनीति को जोड़े रखने का प्रयास किया। ठीक है, दूसरी चीज हम पाते हैं कि हुलू ने लगभग 500 ईस्वी से कश्मीर, पंजाब और पश्चिमी भारत पर क्या किया था, अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। ठीक, पश्चिमी भारत में हम पाते हैं कि हुलू का प्रभुत्व हमें देखने के लिए मिलता है। उत्तरी और पश्चिमी भारत में लगभग आधे जो दर्जन जो सामंत राजाओं के कहीं न कहीं हाथों में बटा हुआ उत्तर भारत क्या है, दिखाई दे रहा है। ये उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां हैं जिस समय उत्तर भारत में एक दैदिप्यमान सत्ता हर्षवर्धन के रूप में क्या हो रही है, स्थापित होने जा रही है। ठीक, ये जितने भी राज्य थे इनमें से एक राज्य हरियाणा का राज्य है। ठीक, और ये हर्षवर्धन का संबंध थानेश्वर से,
थानेश्वर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक, कुछ इतिहासकार जब हर्ष के वर्ण व्यवस्था का पता करते हैं, जाति व्यवस्था की बात करते हैं, तो कहते हैं कि यह जाट था। पहली बार भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन को ही लेकर जाट शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जाट शब्द जो सुनने के लिए मिलता है, ये हर्ष के काल में मिलता है। ठीक, कुछ इतिहासकारों के द्वारा उसे आइडेंटिफाई करने के क्रम में उसे बताया गया कि जाट है। ठीक, यहाँ पे एक चीज मिला कि भारतीय इतिहास में इससे पूर्व जाट शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं है। ये पहला एंशिएंट टाइम है जहां पे हर्ष के काल में जाट शब्द का प्रयोग भारतीय इतिहास में दिखाई पड़ रहा है। हम जानते हैं यह एक कृषक जाति है जो दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में क्या होती है, पाई जाती है। हम यह भी समझ रहे हैं कि थानेश्वर हरियाणा में है और यहीं से एक राजवंश का उदय होता है जिसे भारतीय इतिहास में वर्धन वंश कहते हैं। वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश, और इसका जो संस्थापक है, इसका जो राजा है, वो जो प्रमुख राजा के रूप में एक प्रभाकर वर्धन है। उसके दो पुत्र हैं। प्रभाकर वर्धन के पहले पुत्र का नाम है राज्यवर्धन, दूसरे पुत्र का नाम है हर्षवर्धन, और इनकी ही एक पुत्री है राज्यश्री, जिसका विवाह की चर्चा हमने पूर्व में किया था अभी कुछ देर पहले। ठीक, तो वहां पे मैंने बताया था कि कैसे वैवाहिक संबंधों के माध्यम से इन्होंने अपने राज्य को बढ़ाने का कार्य किया था, और राज्यश्री का विवाह कन्नौज के एक मौखारी वंश के राजा ग्रहवर्मन से क्या करते हैं, ये करते हैं, और अपनी राजनीतिक सत्ता को क्या करते हैं, पुनर्स्थापित करने का प्रयास करते हैं। मालवा के शासक की बात किया था, तो मैंने कहा था कि एक मालवा का शासक है जिसका नाम है देवगुप्त, और एक शासक है कहाँ का, बंगाल का शासक शशांक। इन लोगों ने मिलकर कन्नौज के मोखारी शासक यानी कि ग्रहवर्मा की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। इस वृत्तांत को भी हम लोग ने समझा था, और मैंने बताया था कि यहीं से हम देखते हैं कि राज्यवर्धन देवगुप्त और शशांक से बदला लेने के लिए चल पड़ता है, और उसे देवगुप्त ने और शशांक ने धोखे से हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी थी। ठीक, उसे दरबार में बुलाया गया और पत्र विवेचन पढ़ते समय उस पर धोखे से मार कर क्या किया गया, उसे भी मार दिया गया। यानी देवगुप्त बाद में हम पाते हैं कि देवगुप्त तो पराजित कर दिया था, लेकिन शशांक से जब मिलने जाता है उसी समय घटना घटती है, क्योंकि शशांक को भारतीय इतिहास में एक जर्जर शासक के रूप में देखा गया है। उसके बाद वर्धन वंश की जो सत्ता थी, चूंकि राज्यवर्धन बड़ा था, हर्षवर्धन का कोई विचार नहीं था। हर्षवर्धन को यदि कदे भारतीय इतिहास में शिलादित्य कहकर भी संबोधित किया गया है। शिलादित्य, ध्यान रखिएगा, यह शिव का अनन्य भक्त है हर्षवर्धन। यह शुरू से ही राजकीय कार्यों से बहुत दूर था, और यह चाहता था कि राजकीय कार्य इसे न करने पड़े। यह अपने धार्मिक जीवन को ही एक बेहतरीन तरीके से जीना चाहता था। लेकिन जब बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या हो गई, और वह हत्या हम पाते हैं कि शशांक के द्वारा हुई, तो हर्षवर्धन ने क्या किया, वो आग बबूला उठा, क्योंकि वह जानता था कि उसका बड़ा भाई जो है, या जो तत्कालीन राजा है, जो वर्धन वंश की सत्ता पे है, राज्यवर्धन, वह एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति था। ठीक, एक कुशल परायण राजा के रूप में उसका उल्लेख मिलता है। हर्ष ने एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से विंध्यन के जंगलों में उस टाइम में अपनी बहन राज्यश्री को ढूंढ निकालता है। जब दिवाकर मित्र यानी जो बौद्ध भिक्षु था जिसकी सहायता से उसकी बहन मिली, दिवाकर मित्र ने वर्णन किया है कि वह जंगल में अब सत्य ही होने जा रही थी, यानी पति की मृत्यु के बाद अपने आप को अग्नि के सम्मुख रख देना, वो सत्य ही होने जा रही थी। इसी बीच हर्षवर्धन वहां पहुंचता है, और हम पाते हैं कि राज्यश्री की रक्षा करके हर्षवर्धन कन्नौज लौटे, और उन्होंने अपनी जो राजधानी थी उस राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज की तरफ क्या किया, स्थानांतरित किया। तो इसी क्रम में हम पहली बार पा रहे हैं कि राजधानी कहाँ हुई, कन्नौज की तरफ हो गई। ठीक है, थानेश्वर से राजधानी क्यों आई कन्नौज, तो बहन के भी शासन को देखना था, यानी कि वहां भी उन लोगों ने क्या किया था, एक बड़ी सत्ता का अंत कर दिया था, ग्रहवर्मन की हत्या। तो ग्रहवर्मन की हत्या उत्तर मोखारी राजवंश भी क्या था, वहां कोई राजा नहीं था, वहां का पद रिक्त हो चुका था, और बहन का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। बहन क्या है, निसंतान है। अतः
थानेश्वर और कालीकुब्ज को जोड़ा जाता है और हर्ष के समय थानेश्वर से वर्धन वंश की राजधानी कन्नौज की तरफ क्या होती है, स्थानांतरित हो जाती है। ये सामान्य चीज है। दूसरी चीज, यहां पर एक चीज और हमें देखना होगा कि हर्ष ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का भी विवाह किया था। किससे? ध्रुवसेन द्वितीय। अपनी पुत्री का विवाह, ठीक। ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह करता है और हमने कहा कि यह कैसा शासक है, तो हमने कहा वल्लभी का शासक है। कहां का? ध्रुवसेन द्वितीय वल्लभी, जिसकी अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने चर्चा की थी, ठीक है। अब पिछली स्टोरी और ये स्टोरी दोनों को जब जोड़ेंगे तो कंबाइंड हिस्ट्री अपने आप निकल के चली आएगी, ठीक है। अब यहां से हम पाएंगे कि हर्ष ने उत्तर भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए अपना अभियान शुरू करता है। उत्तर भारत में अभियान के बाद हर्ष दक्षिण की ओर भी उन्मुख होता है और दक्षिण में एक वातापी का प्रसिद्ध शासक है जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय, जिसमें एहोल अभिलेख उसी के काल में लिखा गया था। दक्षिण का एक प्रतापी शासक, और दक्षिण के प्रतापी शासक का नाम है पुलकेशिन द्वितीय, और यह पुलकेशिन द्वितीय कहां का शासक है? वातापी। यह युद्ध जो हुआ, इस युद्ध में बड़ी अलग बात सामने आती है। जब हम पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को समझना शुरू करते हैं तो इसके द्वारा दिखाया गया एक अभिलेख है, एहोल अभिलेख। ये एहोल अभिलेख जो है, ये पुलकेशिन द्वितीय का एक राज कवि है, रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया, ठीक है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय के जीत का दावा किया गया। किसमें? एहोल अभिलेख में। वहीं हर्षचरित और बाणभट्ट ने हर्षचरित में हर्षवर्धन को विजेता बताया है। यह कंफर्म है कि ये दोनों पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य युद्ध हुआ, और यह युद्ध हुआ नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी दोनों के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। नर्मदा के पार यानी उत्तर की तरफ हम हर्ष का, और नर्मदा से दक्षिण की तरफ हम पाते हैं कि वातापी के शासक पुलकेशिन द्वितीय का क्या है? राज्य है। यह शासन चलता हुआ नजर आता है। लेकिन एहोल अभिलेख में जो रवि कीर्ति ने बयान दिया, जो बात कही, उसने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन यानी उत्तर भारत के राजा को पराजित किया था, ठीक। और वही दावा हम पा रहे हैं कि बाणभट्ट हर्षचरित में करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के राजा वातापी के शासक पुलकेशिन द्वितीय को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। दोनों ने अपने जीत के अलग अलग दावे किए, लेकिन कुछ भी हो, इतना स्पष्ट था कि नर्मदा नदी दोनों के मध्य क्या है? एक सीमा रेखा का निर्माण करती हुई नजर आती है, ठीक। दूसरी चीज, हर्ष एक विद्वान व्यक्ति है। हर्ष 3 पुस्तकों को लिखता है। हर्ष द्वारा रचित पुस्तक, हर्ष ने अपने कार्यकाल में कुछ पुस्तकों का क्या किया? लिखा, जिसमें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है, ये यहां पर दिखाई पड़ते हैं। ये हर्ष द्वारा लिखे गए पुस्तक है। वहीं इसका, हर्ष का एक दरबारी कवि है जिसका नाम है वाणभट्ट। क्या नाम है? वाणभट्ट। वाणभट्ट ने भी एक किताब लिखा हर्ष पर, और वो किताब था हर्षचरित। क्या लिखा? हर्षचरित। और दूसरी कादंबरी हर्षचरित और कादंबरी,
इन दोनों पुस्तकों को बाणभट्ट ने लिखा। और बाणभट्ट कौन है? दरबारी कवि है किसके? हर्षवर्धन के। ध्यान रखने वाली बात है। यही नहीं, बात तब ज्यादा और बढ़ जाएगी जब हम पाएंगे कि हर्षवर्धन के राज्यकाल में या हर्षवर्धन के समय हम देखेंगे कि यही एक विद्वान नहीं है, हम मयूर जैसे विद्वान को पाएंगे। हम पाएंगे कि उसके दरबार में मयूर नामक भी एक विद्वान है, जिसने अपने कुष्ठ रोग का इलाज करने के लिए, कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए भगवान सूर्य की प्रार्थना की, उपासना की, और जो भगवान सूर्य की महिमा में उसने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है मयूर शतक अथवा सूर्य शतक। ठीक, तो मयूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक, मयूर द्वारा सूर्य शतक, या इसी को कहते हैं मयूर शतक। और ये किस लिए किताब लिखी गई थी? ये भी दरबारी कवि है। किसका? जैसे बाणभट्ट है उसी तरीके से मयूर भी है, हर्ष का दरबारी कवि। और सूर्य शतक या मयूर शतक नामक पुस्तक लिखता है, जिसमें भगवान सूर्य का क्या है, वर्णन किया गया है, ताकि उसका कुष्ठ रोग क्या है तो उससे निजात मिल जाए। ठीक, अब हर्ष के दरबार में अन्य विद्वान में एक अन्य नाम है हरिदत्त और जयसेन, ये भी थे, लेकिन इनकी कोई विशेष कृति नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा बहुत ज्यादा करना नहीं है। और हमने कहा है कि ज्यादा पढ़ने से इस पर बल देना है कि हमें क्या छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ से फैक्चुअल सवाल आते हैं, यदि कभी आते हैं, ठीक है, लेकिन जब भी आए हैं थोड़ा गंभीर विषय बन गया है। ठीक, ध्यान देते हुए चलेंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम आपको हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री भारत की यात्रा पे आता है, जिसने 138 देशों के वृतांत को अपने पुस्तक में संजोने का प्रयास किया। उस व्यक्ति का नाम था हर्षवर्धन, और जो पुस्तक उसने लिखी रेनसांग, हर्षवर्धन ने रेनसांग हर्षवर्धन के काल में, और वो पुस्तक थी CU की। तो जरा सा देखते हैं कि इनका विवरण क्या है, रेनसांग का विवरण। रेनसांग के विवरण को जरा समझने का प्रयास कर लेते भाई। रेनसांग के विवरण में क्या क्या दिया गया? पहली चीज कि रेनसांग के बारे में जो सबसे प्रमुख चीज है वो समझने वाली, वो यह है कि यह कहाँ का यात्री है? चीनी यात्री, चीनी यात्री। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया। कहा गया। दूसरी चीज, यह चीनी यात्रियों के राजकुमार, और इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था CU की। इस पुस्तक में 138 देशों का विवरण दिया गया है। यह भारत में बौद्ध दर्शन की शिक्षा देने के लिए आया था, लेकिन यह भारत में काफी समय रहा। जब यह भारत में प्रवेश करता है या जब आता है, तो उसने हर्ष के शासनकाल के महत्व को काफी बृहत्ता से अपने आख्यानों में स्थान देता हुआ नजर आता है। अपने द्वारा जो पुस्तकें लिखता है उसमें हर्ष की बखूबी या ढोली भूली प्रशंसा करता हुआ नजर आता है। ठीक, हम पाते हैं वह चीन से 629 ईस्वी में चला और सारे रास्ते घूमते हुए वह भारत पहुंचता है, और भारत में एक लंबे अरसे तक ठहरता है, और पुनः 645 में वो क्या करता है? चीन लौट जाता है। तो पहला चीज कि कब भारत आया, तो 629 में। कब आया? 629 में भारत आगमन। ठीक, 629 में। ठीक, और ये 629 से भारत में जो आगमन हुआ, ये आगमन तब तक रहा जब तक इसने बौद्ध शिक्षा ग्रहण नहीं कर लिया, और उसमें एक लंबा समय लगा, और ये 645 ईस्वी में पुनः चीन चला गया। कहां चला गया? चीन चला गया। ठीक है, रेनेसां भारत आया क्यों था? तो हम जानते हैं कि भारत में गुप्त काल में कुमार गुप्त के समय एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, जिसे कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बौद्ध धर्म के, कहते हैं कि वो बौद्ध विश्वविद्यालय था। एक बौद्ध धर्म के बारे में जब बहुत कुछ जानना होता था, बौद्ध दर्शन को जब समझना होता था, तो उस समय पूरे विश्व के लिए एक बड़े केंद्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय था। तो हम कहेंगे कि रेनेसां नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों का ज्ञान लेने के लिए आता है।
ज्ञान लेने क्या करता है, भारत आता है। ठीक है, फिर हम पाते हैं कि हर्ष कई वर्षों तक ह्वेनसांग के दरबार में, ह्वेनसांग हर्ष के दरबार में क्या करता है, रहता है। क्योंकि दोनों एच एच है, ह्वेनसांग और हर्ष, तो ध्यान रखिएगा। याद करने में तो बड़ी आसानी होती है कि ह्वेनसांग किसके समय आया, हर्ष के समय आया। फाहियान किसके समय आया, तो सबसे पहला यात्री फाहियान है, फिर इसके बाद कौन है, किसिंग है, फिर उसके बाद चाओजुकुआ है, फिर कल एक और चीनी यात्री का नाम बताया था, उसके भी क्रम को ध्यान रखिएगा। यानी कि चीनी यात्री जो आए हैं उनके क्रम को कभी कभी यूपीएससी सीधा पूछ लेता है कि इनके आने का क्रम क्या है, पहला यात्री कौन है, अंतिम यात्री कौन है, ठीक, उस समय की परिस्थिति में। ठीक, तो यहाँ पे इसको समझना आवश्यक है। तो हम कहेंगे कि ह्वेनसांग वह नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा महाविहार में, जो बिहार का आधुनिक नालंदा में था, पढ़ने के लिए आया और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एक संकलन तैयार करता है, उनको बटोरता है और लेकर उन ग्रंथों को चीन की तरफ पुनः क्या करता है, पलायन कर जाता है। उसने हर्ष के दरबार में कई वर्षों तक अपना समय बिताया और भारत में व्यापक भ्रमण करता हुआ नजर आता है। ह्वेनसांग के प्रभाव में पड़कर हर्ष बौद्ध धर्म का महान समर्थक बन गया। इसके प्रभाव में पड़कर, ह्वेनसांग के प्रभाव में पड़कर, तो यहाँ लिख लेंगे कि इसके प्रभाव में पड़कर बौद्ध धर्म का कट्टर समर्थक बनता है। किसके प्रभाव में आकर, तो ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर। ठीक है, और जब हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो उसने न केवल बौद्ध धर्म ग्रहण किया बल्कि बौद्ध मठों के लिए उसने बृहद स्तर पर क्या किए, दान भी दिए और बौद्धों के लिए कई सजीव इमारतों का भी उन्होंने क्या किया, निर्माण कराया। ठीक, दूसरी चीज, ह्वेनसांग भारतीय इतिहास में अपने भिन्न भिन्न नामों के लिए प्रसिद्ध है। कई बार नाम बदलकर आपसे पूछ लिया जाता है कि युवानचांग कब आया था, या स्वानचांग कब आया, या शाक्य मुनि की भारत यात्रा कब की है, या यात्रियों का राजकुमार कब आता है। तो ये सारी बातें एक ही व्यक्ति के लिए हैं। यानी ह्वेनसांग का ही नाम युवानचांग है, इसी का नाम स्वानचांग है, या इसे ही शाक्य मुनि कहकर संबोधित किया गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि इसके कई नाम हैं और न हो तो यहां मैं लिख देता हूं युवानचांग, शाक्य मुनि, इसे ही कहा गया है युवानचांग या शाक्य मुनि या स्वानचांग, स्वानचांग इसी को कहते हैं। और एक नाम मैंने कहा यहाँ पे यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, युवानचांग, युवानचांग, स्वानचांग और शाक्य मुनि। ठीक है, इनके लिए नाम प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, इनके लिए, इन्हीं के लिए युवानचांग। चलो ठीक है, हर्ष, हर्ष को मैंने कहा कि हर्ष को एक अन्यत्र नाम शिलादित्य से भी जाना जाता है। क्योंकि आरंभ में हम देखते हैं कि हर्ष शैव है, लेकिन बाद में वह हर्षवर्धन के प्रभाव में पड़कर वह एक कट्टर बौद्ध समर्थक बन जाता है। उसके समय में जो, यानी कि जब ह्वेनसांग जब भारत आया, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का एक प्राचार्य है जिनका नाम है शीलभद्र। कौन, तो यहां लिख लेंगे कि ह्वेनसांग के समय शीलभद्र, कौन थे, शीलभद्र। ठीक है, दूसरी चीज है, ह्वेनसांग ने कन्नौज की धर्म सभा और प्रयाग की महामोक्ष परिषद का भी वर्णन किया है। यानी ह्वेनसांग जब अपना विवरण देता है तो इस विवरण में वो प्रस्तुत करता है कि राजा हर्षवर्धन के द्वारा कन्नौज में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया और प्रत्येक 5 वर्षों में प्रयाग में महामोक्ष परिषद का वर्णन
करता है और कहता है कि ये बड़ी ही भव्य रूप में क्या होता है, बनाया जाता है, या इसके भव्यता का वर्णन वह सियुकी में करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ यह भी लिख लेंगे कि वेनसांग ने हर्ष के समय प्रयाग के महामोक्ष परिषद, इसमें कहते हैं कि इसके द्वारा चांदी के सिक्कों का दान किया जाता था, किसमें, महामोक्ष परिषद में, ठीक है। और दूसरी चीज, इसी के साथ कन्नौज में एक सभा आयोजित करता है, नाम है धर्म सभा। कहाँ, कन्नौज, कन्नौज की धर्म सभा। अब इन दोनों ही चीजों का वर्णन हम पाएंगे, कौन करता हुआ नजर आएगा, तो इन दोनों ही बातों का वर्णन वेनसांग करेगा, ठीक है, कि महामोक्ष परिषद और धर्म सभा। अब यहाँ सवाल उठता है कि कहाँ महामोक्ष परिषद का आयोजन होता है और कहाँ धर्म सभा का आयोजन होता है, इस चीज का ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ एक चीजों को और बतौते हैं। जैसे हम कहते हैं कि उसके अनुसार जब वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया तो उस समय तकरीबन 10,000 विद्यार्थी, वो कहता है, विवरण देता है कि लगभग 10,000 विद्यार्थी क्या करते हैं, यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। और वो कहता है वेनसांग कि नालंदा विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करना अति अनिवार्य था। कोई भी विषय पढ़ने जाएगा, धर्म पढ़े, दर्शन पढ़े, लेकिन वह कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय एक कंपलसरी सब्जेक्ट चलाता है और वह सब्जेक्ट है चिकित्सा शास्त्र। क्योंकि उस समय महामारी, तमाम तरीके के रोग और बीमारियों का जो दौर था उसमें चिकित्सकों का अभाव था, अतः विश्वविद्यालय ने एक कंपलसरी शिक्षा के रूप में, एक अनिवार्य शिक्षा के रूप में हर एक विषय के साथ चिकित्सा शास्त्र को जोड़ा, ताकि चिकित्सा की जानकारी हर एक विद्यार्थी को हो। और जो विद्यार्थी थे अलग अलग क्षेत्रों के थे, अतः वो अपने क्षेत्रों में किसी भी आपदा या विपदा के समय चिकित्सा का प्रयोग करके अपने शरीर या भौतिक आवरण को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। इसलिए हम पाते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा को क्या किया गया, कंपलसरी बनाया गया। कहते हैं कि 671-72 ईस्वी में एक अन्य यात्री आता है, इति सिंह। कब, 671-72 में इति सिंह जब भारत आता है तो इति सिंह ने भी कुछ वर्णन अपने तरीके के किए हैं। यानी इति सिंह भी कहता है कि लगभग नालंदा विश्वविद्यालय को चलाने के लिए 200 गांवों का जो आय है वो खर्च किया जाता है। कितने गांव का, 200 गांव का जो आय है वो खर्च किया जाता है। हर 5वें वर्ष हमने कहा कि एक बड़ी सभा बुलाता है और उसमें तमाम तरीके का दान पुण्य करता हुआ नजर आता है और इसे कहते हैं महामोक्ष परिषद। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ महामोक्ष परिषद, ठीक है। और इन दोनों का वर्णन, प्रयाग के महामोक्ष परिषद का, कन्नौज की धर्म सभा का, दोनों का वर्णन किसके द्वारा किया गया, तो हमने कहा कि दोनों का वर्णन वेनसांग के द्वारा किया गया, ठीक है। और हम पाते हैं कि इसका 5वां 6वां अधिवेशन की चर्चा है कि यह अधिवेशन यानी महामोक्ष परिषद 6वां तक की चर्चा, 6वें की चर्चा मिलती है कि 635 ईस्वी में प्रयाग में 6वें अधिवेशन का आयोजन किया गया था, इसका महामोक्ष परिषद का, जिसमें स्वानचांग भी सम्मिलित हुआ था। स्वानचांग मतलब यही वेनसांग, जिसका नाम है स्वानचांग, साकिंग या युवानचांग, ठीक। ये क्या होता है, कहते हैं कि महामोक्ष परिषद का कौन सा अधिवेशन था जिसमें क्या है, हर्षवर्धन सम्मिलित होता है। तो 635 ईस्वी का 6वां अधिवेशन था महामोक्ष परिषद का, जहां प्रयाग में पहली बार हर्षवर्धन को देखता है और उसे दान पुण्य करते हुए क्या करता है, देखता है, कौन, वेनसांग, और उसका वर्णन करता है। हर्ष की 2 मुद्राएं प्राप्त होती हैं अभी तक। एक मुद्रा हर्ष की नालंदा से प्राप्त होती है और दूसरी सोनीपत से प्राप्त होती है। सोनीपत 2 मुद्राएं हैं जो 2 भिन्न जगहों से क्या होती है, प्राप्त होती है। अब हम पाते हैं कि इसकी जो मुद्राएं नालंदा या सोनीपत से जो मिली है, सोनीपत का नालंदा यानी कि बिहार और सोनीपत मतलब हरियाणा, तो कहते हैं कि ये जो मुद्राएं मिली है, जो सिक्के हैं, उन पर हर्ष की उपाधि माहेश्वर, सार्वभौम या महाराजा धीराज कहकर संबोधित किया गया है।
माहेश्वर यानी कि यह बौद्ध धर्म में प्रभावित होने से पूर्व यह क्या है, यह शैव मतावलंबी है, भगवान शिव की पूजा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इसके बाद हम गुप्तोत्तरकालीन वर्ण व्यवस्था को देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन को देखेंगे। इसी में मतलब सामाजिक परिवर्तन में वर्ण व्यवस्था क्या है, कायस्थ जाति की उत्पत्ति क्या है, ठीक है, और पाएंगे कि अस्पृश्यता किस तरीके का है, ठीक है, उसको करते हैं थोड़ी देर, ठीक है।